चैप्टर 8 परीक्षा। ये जो कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। और मुंशी प्रेमचंद एक फेमस साहित्यकार थे, हिंदी साहित्य के। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी कहानियों का सम्राट भी कहा जाता है। उनकी जो कहानियां थी वो उस समय के हर वर्ग के, हर तबके के हिसाब से थी। हर एक उनको, उनकी कहानी में कोई भी विषय अछूता नहीं रह गया था जो समाज में उस समय थे। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो मैंने परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनती की। दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राज का संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। ऐसा उनके मन में विचार आया दीवान जी के कि भाई कोई गड़बड़ हो गई मुझसे तो मैं तो हमेशा के लिए बदनाम हो जाऊंगा, और जबकि अब ये उम्र मेरी हो गई है। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया लेकिन दीवान साहब ने न माना तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली और यह शर्त लगा दी कि हमारे राज्य के लिए दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। भाई आपको आपकी जॉब से हम जब भी तो फ्री करेंगे जब आप हमें कोई ऐसा अपने जैसा ही कोई दूसरा बंदा ढूंढ के दो। दूसरे दिन प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन निकला, देवगढ़ सियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो इस सज्जन स्वयं को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पार उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। मतलब जो उनका विज्ञापन था, जो उनका एडवर्टाइजमेंट था, उसमें साफ कहा गया कि भाई बीमार ना हो और जरूरी नहीं बहुत पढ़े लिखे हो, पर शरीर से सही होने चाहिए और कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि इतना उच्च पद को जिम्मेदार व्यक्ति ही संभाल पाएगा। और ये बोला गया कि दीवान से मिलो, जो इस समय के दीवान है सुजान सिंह, और उनके 1 महीने के खाने पीने की व्यवस्था भी करेंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा उच्च पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवार का एक रेला सा उतरता, कोई पंजाब से आता, कोई मद्रास से आता, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडित और मौलियों को भी अपने साथ भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम पर रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन अमामे चोगे नाना प्रकार के अंगरखे कंटॉप देवगढ़ में अपनी सासत दिखाने लगे। लेकिन सबसे अधिक संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका ही रहता है। सनद कहते हैं डिग्री को, एक तरह से पहले हाई स्कूल और इंटर की सनद मिलती थी। अब तो मार्कशीट तो मिलती है, उसके साथ साथ में एक डिग्री सी और मिलती थी, उस पर लिखा रहता था। मतलब मार्कशीट से ज्यादा उसकी वैल्यू थी। तो यहाँ पर तो क्या है कि उन्होंने तो कह दिया कि सनद की जरूरत ही नहीं है, बस तुम वैसे सही होने चाहिए, कर्तव्य परायण होने चाहिए, दिमाग होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे हो। तो सब आए, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रेजुएट आए जो पढ़े लिखे थे। उन्होंने समझा भाई हमारी नौकरी लगी कि हम पढ़े लिखे हैं। सरदार सुजान सिंह ने मानवों के आदर सत्कार का सबसे अच्छा प्रबंध किया। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर व्यक्ति अपने जीवन को बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखने की कोशिश करता था। मिस्टर है 9 बजे तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बै को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल वे बहुत रात किवाड़ बंद करे अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर जय से उनको घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय कै नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी पदच्युत होने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ले को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। मतलब सभी का क्या था, ये ए बै सैद है, एक तरह से काल्पनिक नाम रखे गए हैं और सबके अलग अलग वो बताई गई है। भाई जो देर तक सोते थे वे जल्दी उठने लगे, सो इस बगीचे में टहलने लगे। जो हुक्का पीते थे वो चुपचाप शिकार पी लेते हैं कि राजा को पता ना चल जाए या इस सुजान सिंह को पता ना चल जाए। और एक जो नास्तिक थे, भगवान की पूजा पाठ नहीं करते थे, वे भी आजकल मंदिर में पूजा करने लगे। और एक जो लय थे, इनको किताबों से घृणा थी, कभी किताब नहीं पढ़ते थे,
पर आजकल वे ग्रंथ पढ़ते हैं। जिससे बात कही जाए वही नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता। शर्मा जी बड़ी रात से वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। मौलवी साहब को नमाज तलावत के सिवा कोई काम नहीं था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। सभी ने ये सोच रखा था कि भाई कोई बात नहीं, नाटक करने में कोई हर्जा नहीं है, 1 महीने की तो बात है, काट लो 1 महीना जैसे तैसे, और यदि हमारे मान लो हमें जॉब भी मिल गई तो बस तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन मनुष्य का वह जोहरी आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था, इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन फैशन वाले को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। आग यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखे, संभव है कुछ हाथों की सफाई काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकने खाने लगी। जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, मॉडर्न से थे, उन्होंने सोचा कि हॉकी खेलते हैं राजा जी के महल में, यहाँ 1 महीने रुकना तो है ही, तो हो सकता है हमारी इसी से ही कोई हुनर पता चल जाए और हमें ही जॉब मिल जाए ये दीवान जी की। तो शुरू हो गए। देवगढ़ सियासत का एक खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानस शतरंज जो ताज जैसे गंभीर खेलते थे, दौड़ धूप के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। यहाँ के जो इस देवगढ़ रियासत के जो लोग थे वो ताश और शतरंज तो खेलते थे, लेकिन ये भागा दौड़ी वाला कोई खेल वो खेलते नहीं थे। वो सोचे थे बच्चों के काम है भागा दौड़ी करना। खेल बड़े उत्साह से जारी था खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग गेंद को लेकर तेजी से उड़ते, ऐसे जान पड़ता कोई लहर बढ़ती चली जाती है, लेकिन दूसरों के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते मानो लोहे की दीवार, मतलब एक लेके जा रहे हैं, दूसरे वाले रोक रहे हैं। संध्या तक की धूमधाम रही। लोग पसीनों से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरों से छलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया, कोई भी ना जीता ना कोई हारा। जब कोई जीता नहीं तो हारेगा कैसे। फिर अंधेरा हो गया। इस मैदान से हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल नहीं था, पथकियों को नाले से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था। खिलाड़ी दम ले ही रहे थे कि किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था, कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था, बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर जाकर फिसल जाती। किसान बार बार जो लगाता, बार बार बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम नहीं ले रही थी। बेचारा इधर उधर निराशा में होकर ताकता, पर वहां कोई नजर ना आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर जा भी कहीं नहीं सकता था, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। अब जब ये खेल के बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे, वहां एक नाला था, नाले पर कोई पुल नहीं था। जो भी कोई जाता तो उस नाले में से घुस के जाता था। अब एक किसान अनाज के बोरे लेके गाड़ी पे जा रहा था, कुछ तो बोझ के कारण, कुछ वहां पे पानी, तो उसके जो पहिए थे वो धंस रहे थे, वो निकल ही नहीं पा रहे थे उसमें। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में स्टिक लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उनकी ओर देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति न थी, स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम नहीं था। तो ये जो खिलाड़ी थे, जो जंग से थे, जो पढ़े लिखे थे, इन्होंने सोचा, जो हॉकी खेल रहे थे, ये वहां से निकले तो इस किसान को लगा शायद कुछ हेल्प कर दे, पर हिम्मत उसकी थी नहीं कि भैया मेरी हेल्प कर दो, पता चला डांट ही देते। और खिलाड़ी भी अपना उधर से निकल गए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी समूह में एक मनुष्य ऐसा था जिसके हृदय में दया थी, साहस था। आज हॉकी खेलते उसके पैर में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चलता हुआ था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। इन्हीं में ही एक था जिसकी चोट लग गई थी। वो इस भीड़ से अलग चल रहा था धीरे धीरे, क्योंकि चोट लग रही थी। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। स्टिक के किनारे पर रख, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा गठे हुए बदन का लंबा सा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर बैठो, बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ। किसान गाड़ी पर जाके बैठ गया। साधने का मतलब उनको ऐसे सीधा करना, ऐसे करना, वो करना। युवक ने पहियों पर जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा थी, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। फिर उसने जोर लगाया। इधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। कंधे झुकाकर एक बार फिर जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंस के उत्तर दिया, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। वो भी उसको ही पता था कि ये सब दीवानी के चक्कर में आए हैं, दीवान बनने के चक्कर में। युवक ने किसान के गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी
उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के सत्य को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हो, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ सा हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की तरह कृपा होगी। सब इंतजार में थे, भी क्या रिजल्ट निकलेगा, आज कौन बनेगा। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस, राज्य कर्मचारी, दरबारी दीवानों को उम्मीदवार का समूह, सब रंग बिरंगी सज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों को कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशय, मैंने आपको जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता है जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल जो विपत्ति का वीरता से सामने करे। इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्षा। सरदार साहब फिर से फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीब को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है, उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया धर्म से कभी पीछे नहीं हटेगा। इनका जो 1 महीने तक सबको अपने यहाँ रखने का, उनका खर्चा पानी करने का जो उद्देश्य था, वो यही था कि एक दिन में तो कुछ पता चलता नहीं है किसी की नेचर कैसी है। उनको क्वालिफिकेशन का भी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि भाई ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हम उसको ही बनाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सबको 1 महीने रखा, ताकि सबकी आदत का, सबका हालचाल का, भाव भाव का पता चल जाए, और फिर उसको ही बना देंगे। जब पूरा महीना बीतने जा रहा था तो इनको कोई और समझ में नहीं आया, तो दीवान जी ने ये किसान बनने का वाला कार्य किया, जिसमें उन्हें वो युवक पसंद आ गया। उसने सही करा काम। कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। राजा दीवान साहब ने प्रार्थना किस शर्त पर स्वीकार करी कि आप ही हमारे लिए अन्य दीवान की खोज करेंगे। युवक लंगड़ा कर क्यों चल रहा था? क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। दीवान की आवश्यकता विज्ञापन कई समाचार पत्रों में क्यों निकाल दिया गया? नए दीवान के चयन के लिए। दीवान पद के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए? स्वस्थ, हष्टपुष्ट और कर्तव्यशील। सबसे अधिक संख्या कैसे उम्मीदवारों की थी? ग्रेजुएट। किसान की गाड़ी में क्या भरा था? अनाज। नाला कहाँ पड़ता? सड़क के किनारे, मैदान के बीच में था। सियासत का क्या नाम था? देवगढ़। राजा ने दीवान साहब की प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार करी कि देवगढ़ के लिए दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। दीवान पद के लिए उम्मीदवार का चयन होना आवश्यक, उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं था, बल्कि उसका कर्तव्य प्रायण होना आवश्यक था। को भी अपने भाग्य को, मौलवी और पंडित, हर एक व्यक्ति अपने हर एक व्यक्ति अपने आप को अपनी योग्यता के अनुसार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। किसान युवक के सामने। युवक के मन में संदेह हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं। दीन बंधु, ये तो कहा था दीवान जी ने, सुजान सिंह ने। युवक ने, किसान ने, युवक ने, किसान ने, किसान ने। दो, जब दो शब्दों के पास 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 लाकर एक नया शब्द बनता है, उनके बीच के कई शब्दों का लोप कर दिया जाता है, तो वो समास कहलाता है। जैसे अच्छी प्रकार से होगा, सुयोग्य। नीति में कुशल, नीति कुशल। इस प्रकार पास लाकर बनाए गए शब्दों को समास या समास पद या समास युक्त शब्द कहते हैं। समास युक्त शब्द के जुड़े हुए शब्दों को अलग करने के प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। पद उचित, पद के लिए उचित। आत्मा का बल, सुशोभित, सु प्लस शोभित। धर्म निष्ठा,
धर्म के लिए निष्ठा, आचार और विचार। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। और समास के नाम के लिए आप आंसर की देख सकते हैं। ग्रामर में इन सब के एग्जाम्पल भी बताए गए हैं, उनके साथ इनको समझाया गया हिंदी ग्रामर में। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।